हेलो साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएसआई की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जो कि 2021 यूपीएसआई की भर्ती आई है। साथियों, इसके लिए यहां पर जीके की सीरीज़ है, जिसके अंतर्गत आप यहां पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके सगे संबंधी भी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, इसी की आशा के साथ हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी और आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कितने क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, पौधों के कायिक भागों जैसे कि जड़, तना एवं पत्ती द्वारा प्रजनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कैसा कहलाता है साथियों कि पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा जब प्रजनन कराया जाता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न संतति। क्या साथियों, जब हम कायिक प्रवर्धन करवाते हैं तो साथियों क्या होता है, तो क्या होता है साथियों, जो उत्पन्न संतति होती है पैतृक समान होती है। किसके समान? पैतृक। डाली नामक भेड़, क्या यहाँ पर नाम क्या है साथियों? डाली। देखिए, डाली नामक भेड़ की बात करें तो भेड़ का क्लोन विश्व में किसी स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। साथियों, जो डॉली नामक क्लोन है साथियों भेड़ का, यह क्लोन विश्व में किसी स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसकी बात करें साथियों तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो साथियों स्कॉटलैंड। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में स्थित कहाँ? रॉसलिन इंस्टीट्यूट। कहाँ? रॉसलिन इंस्टीट्यूट, जो कि 5 जुलाई 1996 को इयान विल्मुट, कीथ कैंपबेल और उनके सहयोगियों के प्रयास से यह हुआ था साथियों इसका जन्म। चलिए, तो स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन जो कि डॉली नामक भेड़ जो कि विश्व में स्तनधारी का प्रथम क्लोन था, और आपने इसके बारे में जाना, जो कि ये इसका जन्म स्कॉटलैंड में, जहाँ पर स्थिति कहाँ पर? रॉसलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1966 को इयान विल्मुट, कीथ कैंपबेल और उसके सहयोगियों ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित किया गया था। साथियों, किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसे पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक के द्वारा विकसित किया गया था। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करें। तो कह रहे हैं दुबई स्थित, क्या? दुबई स्थित ऊंट प्रजनन केंद्र। क्या? ऊंट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊंट 2009 में विकसित की गई थी। चलिए, याद रख लेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्लोन ऊंट का नाम इनजाज रखा गया। क्या रखा गया साथियों? जो ये विकसित की गई साथियों 2009 में, तो इसका नाम रखा गया था, इस क्लोन ऊंट का नाम इनजाज। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेम सेल शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है साथियों, स्टेम सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो स्रोत के आधार पर इन्हें भ्रूण, वयस्क तथा कार्ड ब्लड में बांटा गया है साथियों। किसे बांटा गया है? तो साथियों यह बांटा गया है स्टेम सेल को। देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांशतः बात करें तो स्टेम सेल भ्रूण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है स्टेम सेल? तो स्टेम सेल भ्रूण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि स्टेम सेल के अविवादास्पद स्रोत हैं। क्या है ये? इसके अविवादास्पद स्रोत हैं साथियों। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि क्या हैं? स्टेम सेल के
आस्पद स्रोत हैं साथियों। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या होता है? तो ये है कार्निया प्रत्यारोपण हृदय घात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के अलावा कई अन्य रोगों के उपचार में यह सहायक होता है साथियों। मतलब कि कार्निया के प्रत्यारोपण में हृदयघात के कारण क्षतिग्रस्त जब मांसपेशियाँ हो जाती हैं और भी अन्य रोगों के उपचार में सहायक होता है साथियों, अन्य में सहायक होता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास। क्या? कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा एक जीन को निर्विष्ट कर निर्मित किया जाता है। कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा एक जीन को निर्विष्ट करके निर्मित इसको किया जाता है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बैसिलस थूरिनजिएंसिस बीटी द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा साथियों तैयार किया जाता है इसे? तो इसे तैयार किया जाता है बैसिलस थूरिनजिएंसिस द्वारा तैयार किया जाता है। और इसको कहते क्या हैं? इससे बीटा कॉटन भी कहते हैं साथियों। किसे? इसे बीटा कॉटन भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर साथियों देख पा रहे होंगे आनुवांशिक रोग दिया गया है और उससे कौन से अंग प्रभावित होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। और ये किसके माध्यम से वहन करते हैं साथियों? वाहक क्या है इसे भी हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पर हम रोग के बारे में, यहाँ उसका इफेक्ट क्या पड़ता है और उसका वाहक कौन होता है साथियों। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम बात करें साथियों वर्णांधता। तो वर्णांधता में क्या होता है साथियों? लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती इसमें साथियों। और ये क्या? इसका वाहक स्त्रियां होती हैं। अब आगे देखते हैं हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया ये कि आनुवांशिक रोग है साथियों। हीमोफीलिया से क्या होता है? रक्त का थक्का बनना यहाँ पर बंद हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता। और क्या होता है? स्त्रियां इसके वाहक होती हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या है? बांझपन होता है, यह स्त्रियों में होता है साथियों बांझपन। और क्लीनेफेल्टर अगला देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो कि नपुंसकता हो जाता है, ये इफेक्ट डालता है जो कि पुरुष में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो डाउन सिंड्रोम आपने नाम सुना होगा। डाउन सिंड्रोम से क्या इफेक्ट पड़ता है साथियों? तो मंद बुद्धि हो जाते हैं, आँख टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, अनुपातिक बेडौल शरीर हो जाता है, शारीरिक ढांचा गड़बड़ हो जाता है। ये होता है डाउन सिंड्रोम के कारण। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पर पटाऊ आपने नाम सुना होगा, पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है? इसमें रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है। क्या होता है इसमें? रोगी क्या होता है? ऊपर का ओंठ जो होता है बीच से क्या हो जाता है? कट जाता है। तालू में दरार आ जाती है। क्या होता है साथियों? तालू में दरार आ जाती है। और इस रोग में रोगी मंद बुद्धि का हो जाता है और नेत्र रोग आदि से यह प्रभावित हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार के रोग हो जाते हैं साथियों। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस। साथियों इसको हिंदी में आप सुनहरा चावल बोलेंगे। जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है। क्या? गोल्डन राइस किसकी है साथियों? तो गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की ये उपलब्धि है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके जन्मदाता की अगर हम बात करें गोल्डन राइस के, तो प्रोफेसर इंगो पोर्ट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर, यहाँ पर दो लोग हैं गोल्डन राइस के जन्मदाता साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन डाला गया है साथियों। कौन सी जीन डाला गया है? तो इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में बदल जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनियोसेंटेसिस। क्या? एमेनियोसेंटेसिस। देखिए यहाँ पर गर्भवती महिलाओं में जो किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है। ये एक प्रकार का परीक्षण है साथियों जो कि महिलाओं में किया जाता है। एमेनियो
सेंटीसिस जो कि गर्भवती महिलाओं में परीक्षण के तौर पे किया जाता है, प्रसव पूर्व परीक्षण। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट, इसके तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्बीय द्रव होता है और उल्बीय द्रव की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है साथियों। क्या होता है कि इसके तहत क्या होता है साथियों, तब विकसित हो रहे जो भ्रूण होता है, विकसित हो रहा होता है, चारों ओर विद्यमान जो उल्बीय एक प्रकार का द्रव पाया जाता है और उस द्रव की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है और इसका पता लगाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे कि सिंड्रोम मतलब डाउन सिंड्रोम, अभी आपने पढ़ा डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तथा गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इसमें क्या, इन चीज़ों की जांच इसके द्वारा की जा सकती है साथियों। चलिए जो आपने उपर्युक्त तो पढ़ा आपने जो, चलिए देखिए चिकित्सा उपकरण एवं उनके थोड़ा सा कार्य है, यहाँ पर देख लेंगे। कुछ उपकरण दिए जाएंगे और उनसे क्या कार्य किया जाता है इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए उपकरण आपकी पहले लिस्ट में उपकरण दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कार्य, उसके क्या कार्य है उस उपकरण के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चलिए देखिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ है और इसका कार्य क्या है, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाना। ये मस्तिष्क की जो विकृतियाँ होती हैं उसको पता लगाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की तो हृदय संबंधी विकारों का पता लगाता है। यहाँ पर क्या पता लगाएगा, तो ये हृदय के संबंधित विकारों का पता लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेस मेकर। देखिए पेस मेकर है, ये हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीटी क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पर सीटी स्कैन भी इसे बोला जाता है। तो क्या होता है, संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाना जिसके द्वारा होता है साथियों, सीटी स्कैन भी कहते हैं इसके। चलिए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है मित्रों, इसमें भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग शिशु का पितृत्व स्थापित करने, आनुवंशिक रोगों की पहचान करने, पशुओं की वंशावली स्थापित करने में किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे डीएनए का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का प्रयोग शिशु का पितृत्व स्थापित करना हो, या फिर आनुवंशिक रोगों को पहचान करना हो, या फिर पशुओं की वंशावली को स्थापित करना हो आदि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा तकनीक द्वारा पता लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विश्लेषण के लिए अपराधी के लार हो गया, रुधिर कोशिकाएँ, अस्थि कोशिकाएँ, शुष्क वीर आदि साक्ष्य पर्याप्त हैं साथियों। अपराधी को अगर पता लगाया जाता है तो बाल, लार, रुधिर कोशिकाएँ, अस्थि कोशिकाएँ, शुष्क वीर आदि साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला जो लिस्ट आपके सामने है, जो कि आप देखेंगे प्रमुख जीव मिलेंगे आपको और उनके गर्भाधान काल, मतलब कि जो जीव हैं वो कितने समय तक गर्भ में रहते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जीव दिखाए गए हैं, जंतु जो कि गर्भाधान काल इधर दिखाया जा रहा है। लगभग में आप देखेंगे लगभग कितने दिन रहेंगे, एग्जैक्ट टाइम नहीं पर यहाँ पर है, मतलब लगभग में। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य गर्भाधान का काल है, इसका गर्भाधान काल है 270 दिन लगभग। गाय का है 280 दिन लगभग। भैंस का 310 दिन लगभग है। और आगे देखेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हाथी। देखिए हाथी का जो काल होता है साथियों, दिन होता है भ्रूण का यानी गर्भ का, तो गर्भ का साथियों क्या होता है 620 दिन होता है, सबसे ज़्यादा होता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे 620 हाथी का दिया जा रहा है। चलिए बकरी का देखेंगे 150 है और भेड़ का 150, सुअर का 115 है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गर्भाधान काल। और इसके पास कुत्ता की बात करें तो साथियों कुत्ता क्या होता है, कुत्ता का 61 दिन है और घोड़ा का 340 दिन, चूहा का 21 दिन, शेर का 120 दिन, व्हेल का 360 दिन होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना
अपरूपांतरण कहलाता है। साथियों, कहने का आशय ये है कि कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे नज़दीकी अंग में फैलना ही अपरूपांतरण कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोन का तात्पर्य क्या है, तो प्रतिरूप है इसका तात्पर्य। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप एवं नस्ल उत्पन्न की जाती है, बिना छेड़छाड़ किए, यानी कि इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप एवं नस्ल उत्पन्न की जाती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि ट्रांसजेनिक के अंतर्गत क्या होता है, जीन का रूपांतरण एवं प्रतिरोपण किया जाता है। साथियों चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर एक जीन की बात कर रहा है कि एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों का एक साथ नियंत्रण बहुप्रभाविता कहलाता है। कहने का आशय है साथियों कि एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों का एक साथ नियंत्रण बहुप्रभाविता कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इसका प्रमुख उदाहरण है हंसियाकार कोशिका अरक्तता रोग। हंसियाकार कोशिका अरक्तता रोग, इसमें आरबीसी का आकार हंसिया की तरह हंसियानुमा हो जाता है। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। किसके कारण? यह रोग अप्रभावी जीन के कारण होता है। आइए हम श्वसन के बारे में देखते हैं। श्वसन से कितने क्वेश्चन बनेंगे उसे हम देख लेते हैं। देखिए श्वसन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार देखेंगे, तो यहाँ पर फेफड़े के ऊपर के आवरण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्लूरल कला। देखिए फेफड़ा के ऊपर जो आवरण होता है उसे प्लूरल कला बोलते हैं। फेफड़ा, देखिए फेफड़ा एक प्रमुख क्या है, श्वसन अंग है। साथियों मानव में श्वास दर लगभग 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। ये श्वसन दर है साथियों, लगभग की बात कर रहा है, 12 से 15 बार चलिए प्रति मिनट होती है। सोते समय श्वास दर सबसे कम हो जाती है साथियों। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। वायु में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो लगभग होती है 0.034% होती है। फीताकृम में अवायवीय श्वसन होता है। याद रखेंगे फीताकृम में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का क्या कहा जाता है, याद रखना साथी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का क्या कहा जाता है, शक्ति घर कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है, शक्ति घर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कोशिकीय श्वसन, क्या होता है, कोशिकीय श्वसन। अंतः श्वास की वायु में 21% ऑक्सीजन होती है। अंतः जो श्वास होती है उस वायु में क्या होता है, 21% क्या होता है, ऑक्सीजन। और उच्छ्वास की वायु में 16% ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर अंतः श्वास में 21% और उच्छ्वास में 16% ऑक्सीजन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होता है। क्या? जल होता है साथियों। मानव में हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के 4 अणु बन सकते हैं। कितने अणु बन सकते हैं? 4 अणु बन सकते हैं। मानव में हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के 4 अणु बन सकते हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस को एम्बेडेन मेयरहॉफ की श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर देख लेंगे किसे, ग्लाइकोलिसिस। क्या? ग्लाइकोलिसिस को एम्बेडेन मेयरहॉफ की श्रृंखला कहते हैं। देखिए ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पर होती है, तो पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो यह होती है कोशिका द्रव्य में। आगे देखते हैं ग्लाइको क्या है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज
पायरूवी, क्या साथियों, पायरूविक अम्ल में बदल जाता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जो ग्लूकोज पायरूविक अम्ल में बदल जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से 38 ATP अणु बनते हैं, प्राप्त होते हैं। चलिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस फूलने का कारण क्या है? तो O2 की उपलब्धता में कमी हो जाती है। ईस्ट कोशिकाओं में पायरूविक अम्ल एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल तथा CO2 में बदल जाता है ईस्ट कोशिकाओं में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाक्सीय या फिर अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में बदल कर ऊर्जा प्रदान करती हैं। यानी कि अनाक्सीय या फिर उसे अवायवीय बोलेंगे। इस श्वसन में जो पेशीय कोशिकाएं ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में बदलकर ऊर्जा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ने वाला पदार्थ क्या होता है? तो पूछा जाए आपसे कि ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ने वाला पदार्थ, तो पदार्थ का नाम है एसिटिल। क्या है? एसिटिल सह एंजाइम ए नाम है साथियों। अब क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, क्रेब्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्रेब्स चक्र को ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहते हैं। इसका नाम एक और है साथियों, क्रेब चक्र को, तो क्रेब चक्र को ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र का प्रारंभ सिट्रिक अम्ल के संश्लेषण से होता है। कब होता है साथियों? तो क्रेब्स का चक्र का प्रारंभ होता है सिट्रिक अम्ल के संश्लेषण से होता है। चलिए आइए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं अनाक्सी श्वसन क्या है और ऑक्सी श्वसन क्या है। दोनों में आप अंतर को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर पहले लिस्ट में आप देख रहे हैं अनाक्सी श्वसन है, जिसे अवायवीय श्वसन बोलते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड लिस्ट में, तो यहाँ ऑक्सी श्वसन, जिसे हम वायवीय श्वसन भी बोलते हैं। चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। तो देखिए, अनाक्सी श्वसन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। साथियों यहाँ पर क्या होता है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और यहाँ पर यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये दोनों में अंतर है साथियों। आगे देखेंगे, संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, और यहाँ प्रथम चरण जो होता है कोशिका द्रव्य में, और दूसरा जो इसका चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। दोनों में अंतर है। आइए, अंतिम उत्पाद क्या होता है? एथेनॉल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। एथेनॉल या फिर लैक्टिक अम्ल होता है। और यहाँ पर अंतिम उत्पाद की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा जल भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसका अंतर देख लेंगे। तो देखिए अगला क्या है अनाक्सी का, यह है अवायवीय जीवाणुओं, जैसे कि अवायवीय जीवाणुओं, क्या अवायवीय जीवाणुओं ईस्ट रेखित पेशी कोशिकाओं आंत्रिय परजीवी आदि में होता है। कहाँ पर होता है? यह अवायवीय जीवाणुओं में, ईस्ट में, रेखित पेशीय कोशिकाओं आंत्रिय परजीवियों आदि में होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सी की बात करें तो यह अधिकांश जंतुओं एवं वनस्पतियों में होता है। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और यदि आप PDF इसका चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इसका PDF। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।